ईशर सिंह जूही होटल के कमरे में दाखिल हुआ। कुलवंत कौर पलंग से उठी। उसने तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने परांगदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर बाद अपना आसन पसंद नहीं आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह भी कुछ नहीं बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आँखें, बालाई होठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गोसर निवड़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ में जो कृपाण थामे हुए था, थोड़े थोड़े लर्जा थे। गमड़ी उसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आँखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सके, ईशर सैयाँ। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैयाँ, लेकिन फौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईशर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उसने निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने बालाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैयाँ, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भापियाँ ले रहे थे, पर न जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखो कैसे नीला पड़ गया है। ईशर सैयाँ, कसम वाहे गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईशर सैयाँ, क्या बात है? तुम वो नहीं जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया।
जानी मैं वही हूँ, घट घट पा जफियाँ तेरे निकले हंडा दिगर में। कुलवंत कौर ने मुजाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं? मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपनी बाजू उसके गर्दन में डाल दिए और अपने होठ उसके होठों में गड़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई ओठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर की चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई ओठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरूप चाल। कुलवंत कौर का बालाई होठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरी की खाल उतारते हैं इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम बाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है रे तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म। और यह कहकर उसने मजीद जुल्म ढालने शुरू किए। कुलवंत कौर का बालाई होठ दांतों तले किचकिचाया, कान के लबों को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, उभरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों को मुंह में भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और दांव उसे याद थे सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, लेकिन कोई भी कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह, काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर बामल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वह झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे लहजे में कहा, ईश्वर सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुलवंत कौर गुस्से में उबलने लगी, मैं पूछती हूँ, कौन है चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हे पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईश्वर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी, खावा गुरु जी की कसम, क्या उसके तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत नहीं दी। कसम खाने से पहले सोच ली कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसके तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई, लपक कर कोने से कृपान उठाई और मयान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे फूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा।
मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी कर दी, लेकिन जो हुआ ठीक ही है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का। मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी अच्छे आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, कौन है वो? ईशर सिंह के गले में आवाज़ रुंध गई। बताता हूँ। यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माँ, यह भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतज़िर थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूँ। गला चिरा है मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंड पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो सब मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें नहीं बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी ही बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 का मैंने कत्ल कर दिया इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। उसे सुन। एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूँछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुझसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे मार भी डालता पर मैंने कहा नहीं। ईशर सिंह, कुलवंत के तो हर रोज़ मज़े लेता है। ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोहड़ की झालियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटू, फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकल कर अपना हलक तर किया और फिर पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत के जिस्म की तरफ देखा जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ही ठंडा गोश्त। जाने, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।